हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग एचपीआरसीए का जो सीबीएसई स्कूल्स में जॉब निकली है पीजीटी फिजिक्स के लिए, या फिर यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीजीआईसी आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है आपसे, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या हो सकते हैं वो आपको अच्छे से पता लग सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ देखना नहीं है, उनको सॉल्व भी करना है, उनको समझना भी है। ऐसा नहीं है कि देखा और खेल खत्म, नहीं, उनको समझना भी है कि उनके पीछे हो क्या रहा है, कौन सा आंसर प्लस में कैसा आ रहा है, साइन कन्वेंशन का यूज कैसे हो रहा है। स्पेशली साइन कन्वेंशन पे मैं ज्यादा जोर दूंगा, उसको ध्यान से देखना है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अब तक नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग एट 2 kg ब्लॉक अप। एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक जो है ये 2 kg का है और इसको ऊपर ले जाया जा रहा है। किधर की तरफ ले जाया जा रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है जमीन से, ये जो हाइट रखी है ये वाली हाइट गिवन है कितनी? 10 मीटर की। ये वाली हाइट जो है कितनी गिवन है? 10 मीटर हाइट गिवन है, ठीक। उसके बाद बोला है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज देखो कि इसको ऊपर ले जाने में कुल काम कितना करना पड़ेगा। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो एक तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऐसे, और ये जा रहा होगा किधर की तरफ? ऐसे, आगे की तरफ। तो एक तो वर्क आ जाएगा फ्रिक्शन, और एक ग्रेविटेशन की वजह से वर्क आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो नेट वर्क डन आएगा, वर्क डन, वो नेट वर्क डन किस किस की वजह से आएगा? एक तो आएगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन या अगेंस्ट फ्रिक्शन, है ना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। एक तो आएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन, और प्लस एक आएगा वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। एक किसकी वजह से आएगा? वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी कि W जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? WF और प्लस WG। WF प्लस WG। नेट वर्क डन की जो वैल्यू है वो 300 है। तो ये वैल्यू 300 दी है, WF हमें निकालना है। अब WF प्लस WG कितना हो जाएगा? MGH लेना है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 300। यहां से ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा WF। M कितना है? 2, इसको आप ले लो 10, और G जो है और हाइट है 10। तो यहां से WF जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 100। WF की वैल्यू आ जाएगी 100। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जो वर्क डन है वो होता है F.S। तो ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, और वर्क डन जो है वो किधर की तरफ जा रहा है? हम इसको लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहां से हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां से आना चाहिए कितना? MGH। कितना आना चाहिए? MGH। पर एक चीज और ध्यान से देखो कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन वर्क भी क्या होगा? माइनस में होगा, है ना। तो इसलिए ये सारा जो वर्क है किस में होगा? माइनस में होगा, अगेंस्ट चल रहा है। इसलिए यहाँ पर सारे साइन किसके ले लिए? प्लस के ले लिए। तो सारे साइन प्लस के ले लिए, तो WF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 जूल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल्स टू 7 - 2x + 3x स्क्वायर। तो F की जो वैल्यू है वो है 7 - 2x + 3x स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू दी है। फिर बोला है इट एक्ट्स ऑन अ स्मॉल मास ऑफ 2 kg एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल्स टू 5। तो हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे? इसको निकालोगे F.ds। तो यहां से इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से 5, और ये आ जाएगा 7 - 2x + 3x स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से बनेगा 7x - 2x स्क्वायर अपॉन 2, और यहां क्या बनेगा? 3x³ अपॉन 3, और जो लिमिट है वो लिमिट कितनी रखी जाएगी? 0 से 5। इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 × 5, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 5 का क्यूब। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से बनेगा ये 35 - 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ बन जाएगा 125।
तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 135 जूल। आंसर कितना आ जाएगा 135 जूल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u 0 हो गया तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए टी। फिर हमें बोला है द पावर डिलीवर टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f इंटू वी, और f को आप लिख सकते हो ma, f को आप क्या लिख सकते हो ma, और v हमने यहाँ निकाला, ये कितना आ गया 80। तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो कितनी बनी, ma² t। तो हमें ये पूछा है कि जो पावर और टाइम है उसमें क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो पावर है वो टाइम के प्रोपोर्शनल हो गई, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग डाउन, द वर्क डन। अब देखो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इनको करने के लिए या तो आपको डेरिवेशन आता हो और या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो। तो जब ये टेबल वाले आपको क्वेश्चन मिले जिसमें जो चैन है उसको ऊपर खींचा जा रहा है या नीचे उतारा जा रहा है, तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना है एक वर्क का, क्योंकि आप इसको वैसे करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तो mgl/2n², और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हाफ है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। हाफ का मतलब है ये 1/n की वैल्यू है एक्चुअली, तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और 1/2 मतलब n की वैल्यू 2 और उसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ से ये वैल्यू रखनी है mgl/2 और n की वैल्यू आप 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mgl/8। और अगर आप इसको वैसे करने गए पूरा प्रॉपर स्टेप्स के साथ कि आपने चेन को खींचा, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे, है ना, तो फिर बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ये बहुत लंबा चौड़ा जाएगा और इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। यहाँ पर भी हमें बात की गई है कांस्टेंट पावर की। तो बॉल इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो f बराबर क्या होता है, ma, जो हमने पढ़ा, और a जो है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं s/t²। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, s/t²। अब यहाँ पर बात चल रही है कांस्टेंट पावर की, तो पावर किसके बराबर होता है, F इंटू वी। तो यहाँ से मैं रखूंगा ma और इसको रख दूंगा मैं v को, और v को मैं कितना रख दूंगा, 80। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ma²t। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ma²t। अब a की ये वाली वैल्यू जो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा, तो p इक्वल्स टू m, a की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा s/t², इसका स्क्वायर, और यहाँ पर t रखा मैंने, तो ये बन गया p m, यहाँ हो जाएगा s का स्क्वायर और ये हो जाएगा t की पावर 4 बनेगी, तो ये t का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा pt³ इक्वल्स टू ms², pt³ इक्वल्स टू ms²। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये s² प्रोपोर्शनल हो गया t³ के, s² प्रोपोर्शनल हो गया t³ के, तो s प्रोपोर्शनल हो जाएगा t³ 3/2 के। s जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t³ 3/2 के। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स विद अ वेलोसिटी v, द पावर विल बी। तो पावर क्या होगी, तो पावर जो होती है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या स्केलर प्रोडक्ट बोल लो आप। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें डायग्राम में करेक्शन है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, वर्क डन बताना है। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ दिया गया है, तो ये ग्राफ यहाँ तक है, यहाँ तक, तो इसको मैं यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ 20 तक ऐसे। तो ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना है हमें, तो हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन जाएगा ABC, एक ये बन जाएगा ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा एरिया सेकंड,
ABCDEF नाम दे देता हूँ इसको F, और इसको नाम दे देता हूँ G, और इसको नाम दे देता हूँ थर्ड। तो वर्क डन ट्राइंगल, ट्राइंगल हो गया फर्स्ट इक्वल्स टू प्लस हो गया रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2 प्लस तीसरे नंबर पर हो गया ट्राइंगल, और ट्राइंगल थर्ड। तो पहला जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा पहले वाले के लिए 5, और हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी 10, प्लस दूसरा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी हो जाएगी 15, और हाइट कितनी हो जाएगी 10, प्लस तीसरा ट्राइंगल है तो हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा इसका 5, और हाइट कितनी हो जाएगी 10, हाइट कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ से बनेगा 25 प्लस यहाँ से बनेगा 150 प्लस यहाँ से कितना बनेगा 25। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 200 जूल। तो आंसर कितना आ जाएगा 200 जूल, विच इज ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ऑफ मास m 3 kg इन अंडर अ फोर्स विच कॉज डिस्प्लेसमेंट इन इट। इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया है s इक्वल्स टू t³/3, ये रिलेशन दिया है। फिर हमें पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है 0 से और 2 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ जो s लिखा हुआ है इससे हम बना लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे बनाएंगे, ds/dt अगर मैं करता हूँ तो ds/dt अगर हम करेंगे तो ये t² है ये, तो यहाँ से बनेगा 2t/3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2/3। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन किसके बराबर होगा F.ds, और F को आप लिख सकते हो ma और ये ds, ma/ds। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो 2/3 को हमने लिख लिया बाहर, और मास जो है वो कितना आ गया 3, और ds, अब वैल्यू हमें किसकी लिखनी है, ds की लिखनी है। ये मास आ गया 3 और वैल्यू हमें लिखनी है ds की। तो ds की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, ये जो हमारे पास है ना ds, तो ds इक्वल्स टू 2t/3। तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ds/dt इक्वल्स टू 2t/3, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको मैं लिख लूंगा ds इक्वल्स टू 2t/3 इंटू dt। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, ये ds की जगह मैं लिख दूंगा 2/3 t और dt। तो यहाँ क्या कट जाएगा, यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बाहर क्या बन गया 4/3, और जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी 0 से 2, और ये हो जाएगा t dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4/3, और यहाँ पर ये t का कितना हो जाएगा t²/2, और 0 से 2 तक ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2, तो ये 2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा 8, कहीं गड़बड़ हुई है, 2 का स्क्वायर रखेंगे ना 4 ही होगा, 0 से 2 करना है, 4/3, एक मिनट रुको, तो यहाँ से कितना बनेगा ये, तो ये बनेगा 8/3, हाँ सही है ना 8/3 हो गया। 8/3 करेंगे तो ये बनेगा 2.6, तो ये बन जाएगा 2.6 जूल। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2.6 जूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है पार्टिकल ऑफ मास m 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली। तो मास जो है वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 किलोग्राम, ये मास आ गया। फिर बोला है स्पीड, तो स्पीड जो है अपवर्ड स्पीड वो है 5 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। तो ये कुछ ऐसा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी दिए, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो v की नीचे से ऊपर के लिए, नीचे से ऊपर की मोशन के लिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन है वो यूज करोगे, तो v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh, नीचे से ऊपर के लिए जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ रहेगा, बाकी सारी चीजें ऊपर की तरफ, इसलिए g की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, a इक्वल्स टू माइनस g सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, और यहाँ से u² माइनस 2gh, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u²/2g। तो h, u की वैल्यू रखो, u की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2g,
और जी की वैल्यू हम ले लेंगे 9.8। तो ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिकल, तो W इक्वल्स टू ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा होगा और पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो ये आएगा माइनस का mgh। भाई ऐसे होगा ना, ये mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और पार्टिकल जा रहा होगा ऊपर की तरफ, एंगल हो गया कितना 180 डिग्री, तो F बराबर होगा W बराबर, तो जो W निकालोगे आप, W वो निकालोगे F डॉट ds, तो ये आ जाएगा mg और ds की जगह आएगा h और ये आ जाएगा cos 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का mgh, तो इसलिए यहाँ पर कितना लिख दिया माइनस का mgh। तो माइनस m की वैल्यू 0.1, g की वैल्यू 9.8 और h कितना है, h हम निकाल चुके हैं कितना 25/2 इंटू 9.8। 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट हो गया, हमें इसको सॉल्व करना है 25 इंटू 0.1/2 को, तो इसको सॉल्व करो। तो 25 इंटू 0.1/2 यह आ गया 1.25 माइनस का, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1.25 जूल, माइनस का 1.25 जूल। अब ध्यान से देखो यहाँ पर प्लस का भी लिखा हुआ है, तो किसी ने प्लस लगा दिया, अगर साइन का गड़बड़ कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये जो वर्क कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, तो इसका कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट करना है, फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। तो फोर्स जो दिया हुआ है आपको वो दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो, डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो 6i कैप माइनस 5j कैप और प्लस कितना हो जाएगा 3k कैप। तो i का i से कितना आएगा 30, j का j से कितना आएगा 20 माइनस का, और k का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा, है ना, आंसर कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1000 kgs मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी एक तो mg और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो mg कितना हो जाएगा 1000 और इंटू 10, तो 1000 इंटू 10, और फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया हुआ है कितना 2000, फ्रिक्शनल फोर्स कितना दिया हुआ है 2000। तो नेट फोर्स जो उसके ऊपर लगना है उसको ऊपर ले जाने के लिए वो कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा, नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो 12000 हो जाएगी। हमें बताना है पावर, तो पावर किसके बराबर होगी F इंटू वी, तो F की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12000 और वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24000 जूल, 24000 जूल, इसको किलोवाट में बदल लो तो वाट, सॉरी पावर है ना, जूल क्यों आएगा, तो 24000 वाट, यहाँ से जो पावर है वो 24000 वाट आ जाएगी, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो 24 किलोवाट, पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 24 किलोवाट, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फोर्स दिया हुआ है और वर्क डन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है -1 से 1, कुछ नहीं करना, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर दो माइनस से 1 से और 1 तक प्लस 1 तक, यहाँ पर 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3x³ 3, अब इंटीग्रेशन करना तो यार आता होगा, है ना, और ये बनेगा 2x² 2 और प्लस यहाँ पर x और ये -1 से 1 तक। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x³ प्लस x² प्लस x और -1 से 1। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 + 1 + 1 -1 +1 और -1, ये बनेगा ना, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 3, कितना बन जाएगा 3, ये 1 से 1 खत्म, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 यूनिट। अब दिखने में तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे ना जब उसमें गड़बड़ होएगी,
कैलकुलेशन करने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, तो उस गड़बड़ से बचना है, उसको गलत नहीं करना है कैलकुलेशन को। तो हमारे पास फिलहाल जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, यदि एक बॉडी का मोमेंटम डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यदि मोमेंटम को डबल कर दिया जाए तो सबसे पहले तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो ke2 अपॉन ke फर्स्ट बराबर हो जाएगा p2 स्क्वायर अपॉन p1 स्क्वायर के। तो मोमेंटम को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो यहां से ke2 अपॉन ke1 ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर, तो के जो है उसकी वैल्यू है 800 न्यूटन पर मीटर। एक्सटेंशन दिया है 5 सेंटीमीटर का, और 5 से 15 करने में कितना वर्क डन होगा। तो स्प्रिंग वर्क जो होता है वो होता है हाफ के, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो हाफ और के की वैल्यू कितनी है, 800 सॉरी, के की वैल्यू जो है वो कितनी है 800, और x2 मतलब 15 का स्क्वायर, और यहां से कितना 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -2 करोगे, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -4। तो ये 10 की पावर -4 बाहर निकाल लिया आपने, तो यहां से हो जाएगा 400। 15 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 225, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इंटू 10 पावर -4, तो ये 200 बचेगा, 200 और 400, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो यहां से बनेगा 8000। तो W इक्वल्स टू 8 इंटू 10 पावर 4, और ये बनेगा 10 पावर -4, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 जूल आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 जूल। नेक्स्ट, व्हेन अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटा द काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर। अभी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। अब इक्वल मोमेंटम दे रखा है, तो इक्वल मोमेंटम के लिए तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां से सीधा सा दिख रहा है कि यदि मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और यदि मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो जो लाइटर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो हैवियर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कब, जब मोमेंटम क्या है, इक्वल है। कब है ये, जब मोमेंटम क्या है, इक्वल है, हमेशा के लिए नहीं है, जब मोमेंटम इक्वल है तब की बात है ये। अगला क्वेश्चन, when a body is acted upon by a resultant force then the work done by the resultant force is equals to, when a body is acted upon by a resultant force then work done by resultant force। हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन एलिवेटर ऑफ मास 500 kg ascending upward with constant acceleration, what is the work done by the tension in the elevator cable during its climb by 12 मीटर। तो ये एलिवेटर हो गई और ये इसकी केबल हो गई। तो केबल में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो टेंशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी जो टेंशन है वो कितनी होती है, mg+a, और जब वो नीचे की तरफ आएगी तो mg-a। तो यहां से टेंशन निकाल लो पहले। तो मास कितना है 500, g की वैल्यू आपको लेनी है 10, क्वेश्चन में गिवन है, और a की जो वैल्यू है वो लेनी है आपको 2 सॉरी। तो ये 12.60, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6000। तो 6000 न्यूटन जो है वो टेंशन हो जाएगी। आपको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, T × S। तो T का मतलब 6000 और डिस्प्लेसमेंट कितना देना है 12, तो ये 12 मीटर हो गया। तो 12 × 72 72, तो ये आ जाएगा 72,000 जूल, जिसको किलो में बदल लोगे तो ये आ जाएगा 72 किलो जूल।
आंसर क्या आ जाएगा 72 किलो जूल। नेक्स्ट, अ बॉय पुशेज अ टॉय बॉक्स 2 मीटर along the floor by mean of a force 10 Newton directed downwards at an angle of 60 degree to the horizontal। फोर्स की जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन और ये 60 डिग्री पे लग रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स की वैल्यू है 10 और कितना ले जाना है उसको 2 मीटर, 2 मीटर, तो ये हो जाएगा कॉस और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री का, एंगल दिया है 60 डिग्री का, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 जूल। आंसर कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन पुशेस द वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट ही डज। जब एक आदमी दीवार को धकेलता है, मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार को हम पुश कर रहे हैं, यहां पर एक आदमी बना दिया मैंने ऐसे और ये इसको पुश कर रहा है, तो क्या ये दीवार को सरका देगा? दीवार सरकी नहीं, दीवार सरकी नहीं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, तो आंसर आ जाएगा नो वर्क एट ऑल। नेक्स्ट, वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जो ग्रेविटेशनल वर्क होता है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है, सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो इसका जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ से, हैंस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of path। ये पाथ से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो असर्शन सही है और रीजन भी सही है, इसका मतलब ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वर्क पावर एनर्जी के बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्या कॉन्सेप्ट इनके पीछे लग रहा है वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।